चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांत थे उनके बारे में पढ़ेंगे। यू विल लर्न इन दिस लेसन अबाउट मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? आप जो प्रसिद्ध जो महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत थे लिबरलिज्म का, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र विचार, उदारवाद, मार्क्सिज्म और गांधीज्म, ये तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म हैव कॉट द अटेंशन ऑफ द पीपल इन द मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में जो लोग थे, ज़्यादातर हिस्सों में लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म का अटेंशन उन लोगों को मिला। ठीक है, लोगों तक ये दोनों आइडियोलॉजी, ये दोनों सिद्धांत पहुंचे। Liberalism emerged from the Enlightenment, the Glorious Revolution in England, the American War of Independence and the French Revolution. Liberalism, स्वतंत्र विचार का जो सिद्धांत था वो कहाँ से आया? Enlightenment, the Glorious Revolution in England, America War of Independence और French Revolution, इन सभी से Liberalism का कॉन्सेप्ट आया। It has been with us as the political philosophy of the capitalist West. ये हमारे साथ किस प्रकार से था? जो पश्चिम पूंजीवादी राजनीतिक सिद्धांत थे, फिलॉसफी थे, लोग का सोच था, उससे यह हुआ। मार्क्सिज्म रोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब जो लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी समाज था, उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन आया, उससे मार्क्सिज्म आया। With the disintegration of the USSR in 1991, the last major socialist और मार्क्सिस्ट स्टेट, मार्क्सिज्म हैज़ लॉस्ट मस्ट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। अब देखिए 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इससे जो आखिरी सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सोशलिस्ट स्टेट या मार्क्सिस्ट स्टेट जो था, राज्य था, वो अपना ख़त्म हुआ। ठीक है, और मार्क्सिज्म जो है उसकी जो प्रसिद्धता थी वो काफ़ी खो गई। गांधीज्म, while challenging the ideals of both liberalism and Marxism, presents not only a critique of both these ideologies but also provides relevant alternative theories. अब गांधीज्म जो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के अगेंस्ट है, जो इसको चुनौती देती है, किसको? लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के विचारधारा को। कौन चुनौती दे रहा है? गांधीज्म, गांधी जी का सोच। वो सिर्फ इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, बल्कि वो इसके विपरीत ऑल्टरनेटिव थ्योरी सिद्धांत भी देते हैं। अब देखिए ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज, इसको पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म एंड इट्स फीचर। स्वतंत्र विचार, उदारवाद का मतलब आप समझ पाएंगे और इसकी विशेषताओं को आप समझ पाएंगे। आइडेंटिफाई द बेसिक टेनेट्स ऑफ मार्क्सिज्म। अब देखिए मार्क्सिज्म का जो सिद्धांत था, उसका जो मूल सिद्धांत क्या क्या था वो आप समझ पाएंगे। टेनेट्स मतलब आपका सिद्धांत होता है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड द क्लासलेस सोसाइटी। अब देखिए डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये जितने आप यहाँ पढ़े, इन सब का क्या थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन एंड माओ टू मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म में लेनिन और माओ का क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, उसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्यों ज़रूरी हुआ, इसका रेलेवेंस क्या हुआ, ये आप समझेंगे। एक्सप्लेन गांधीज व्यूज ऑन स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब गांधी जी का राज्य के प्रति, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी, स्वदेशी, ट्रस्टीशिप, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रति उनका क्या व्यू था, ठीक है, वो क्या सोचते थे, उनका क्या दृष्टि थी, वो आप समझेंगे। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स टू अचीव एंड्स। अब देखिए स्वच्छता, ठीक है, जो भी काम हो वो सही तरीका से हो, ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कैसे आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, इसका महत्व क्या है, ये आप समझेंगे। हाईलाइट गांधीज एम्फेसिस ऑन स्वराज, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। अब गांधी जी स्वराज, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस,
इसके ऊपर क्या काम किए थे, इसके ऊपर आप पढ़ेंगे। एक्सप्लेन गांधीज steadfast opposition to discrimination based on race and his lifelong effort for the upliftment of the Harijans और Dalits। आप ये देखेंगे कि गांधी जी जनजाति, जाति, समुदाय, रंग, रूप ये सब को नहीं मानते थे, तो ये इसके अगेंस्ट जो लोग इसको मानते थे उसके अगेंस्ट में वो क्या किए, ठीक है, और वो अपना पूरा जीवन दिए ताकि जो दलित है, जो हरिजन है, जो पिछड़े वर्ग है, उनका विकास हो सके, वो समाज में आगे आ सके। तो बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जो लाइन से आपको मिलेंगे, तो लाइन से सारा वीडियो देखिए और सब पढ़िए। 4.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिबरलिज्म से, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र विचार, ठीक है। लिबरलिज्म इज फेयरली एन ओल्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब लिबरलिज्म जो है, उदारवाद, जो आपका स्वतंत्र विचार है, वो क्या है, वो बहुत ही पुराना राजनीतिक सिद्धांत है, विचारधारा है। इट रूट्स कैन बी ट्रेस टू द डेज ऑफ द 16th सेंचुरी। ये कब से है, 16वीं सदी से ये आरंभ हुआ, इसकी जड़ें 16वीं सदी से हैं। सिंस देन इट हैज़ पास थ्रू न्यूमरस स्टेजेस। तब से वह बहुत सारे पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ा। द वेस्टर्न एनलाइटमेंट हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मोरल गोल्स एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। द इंग्लिश ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 हैज़ डिनाउंस्ड द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। अब देखिए, जो वेस्टर्न एनलाइटमेंट हुआ, ये रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, कि इंसान का जो मॉरल गोल है, ठीक है, जो वो चाहता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना सच्चाई नहीं है वो। फिर जो इंग्लिश ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और जो क्रांति हुई 1688 में, वो एक राजा का जो संपूर्ण अधिकार है इसको हटाया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है जिसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, डिनाउंस, निंदा करना, आरोप लगाना। तो क्या आरोप लगाए कि जो राजा है उसके पास सारा अधिकार नहीं होना चाहिए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द कार्डिनल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अ लिटिल अर्लियर 1775 to 76 laid emphasis on the Declaration of Human Rights। अब देखिए, फ्रांस में क्रांति हुई, तो इससे क्या हुआ, इससे एक कार्डिनल आइडिया बना आज़ादी का, स्वतंत्रता का, ठीक है, सब लोग एक समान हो, ठीक है, सब एक साथ अच्छे से रह पाए, सबके लिए एक कानून हो, बंधुत्व हो, लोगों में दोस्ती हो। फिर जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1775-76 में, इसमें मानव अधिकार पे बात हुई। 4.1.1 मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म, उदारवाद, स्वतंत्र विचार, इसका मतलब क्या होता है। हैरोल्ड लास्की, an English scholar of political science, once wrote, "It, liberalism, is not easy to describe, much less to define, for it is hardly less a habit of mind than a body of doctrine." अब देखिए, हैरोल्ड लास्की, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर है राजनीतिक विज्ञान के, एक बार वो लिखे थे कि जो लिबरलिज्म है इसको आप आसानी से नहीं समझा सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसकी परिभाषा देना। ये कोई आदत नहीं है, ठीक है, यह एक नियम है। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, यह एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत से बना है उदारवाद, लिबरलिज्म। What it means is that liberalism is too dynamic and too flexible a concept to give it a precise meaning। इसका मतलब क्या हुआ, जो अब देखिए स्वतंत्र विचार है तो यह बदलता रहता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और इसका कोई प्रिसाइज मीनिंग देना मुश्किल है। एंड येट द स्कॉलर हैव मेड अटेम्प्ट्स टू डिफाइन इट। और फिर भी बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो ये कोशिश किए कि वो इसका मतलब बता सके। अब स्कॉलर्स मतलब क्या होता है, स्कॉलर्स वो होते हैं जो विद्वान होते हैं, जो लिखते थे, वैज्ञानिक, शागिर्द, पंडित। Sartori says, very simple, liberalism is the theory and practice of individual liberty, judicial defense and the constitutional state। Sartori के अनुसार स्वतंत्र विचार, लिबरलिज्म, उदारवाद, ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, सिद्धांत है कि एक व्यक्ति कैसे आज़ादी से रहे, उसकी स्वतंत्रता क्या है, जो कानून व्यवस्था है वो कैसे हो, और जो राज्य की संविधान है वो कैसे हो, वो कैसे बने, वो लोगों पर कैसे लागू हो। अकॉर्डिंग टू कॉर्नर, लिबरलिज्म बिगिंस एंड एंड्स विद द आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट एंड इंडिविजुअल
ह्यूमन हैप्पीनेस। अब कॉर्नर के अनुसार स्वतंत्र विचार उदारवाद ये कैसे आरंभ होता है और कैसे खत्म होता है? एक व्यक्ति की आज़ादी के साथ ये आरंभ होता है और उसकी आज़ादी के साथ ही ये खत्म होता है। एक व्यक्ति के अधिकार के साथ, ह्यूमन राइट्स उसके साथ, और एक इंसान के खुशी के साथ। जब वो खुश है तो वो लिबरल है, वो आज़ाद है। जब वो दुखी है तो उससे उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका defines liberalism as an idea committed to freedom, as a method and policy in government, as an organization principle in society, and as a way of the life for the individual and the community. अब देखिए, जो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया है वह लिबरलिज्म को परिभाषित करती है कि यह एक विचारधारा है जो कि आज़ादी से संबंधित है। सरकार कैसे काम करेगी, उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो एक समाज का कैसा संयोजित रूप बनेगा, कैसे लोग वहाँ रहेंगे, एक व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, एक समुदाय का जीवन व्यक्ति से जो मिल के बना है वो कैसा होगा। लिबरलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ रिफॉर्म्स फॉर इट हैज स्टूड फॉर रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। अब देखिए, लिबरलिज्म जो है ये बदलाव का सिद्धांत है। वक्त दर वक्त, परिस्थिति दर परिस्थिति लोगों का विचारधारा बदलता गया, उनका स्वतंत्रता का जो परिभाषा है वो बदलता गया। ये आपके राजनीतिक, सामाजिक और माफ़ कीजिएगा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक श्रेणी में बदलाव के साथ यह भी बदलता रहा। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फॉर इट हैज़ आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब इसमें क्या है, इसमें लोगों के आज़ादी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बारे में ये बात करती है। हर एक व्यक्ति का अपना एक जीने का तरीका है, ठीक है। ये मानव का जो पर्सनालिटी है, इंसान का जो रहन सहन है, उसके विकास के बारे में बात करती है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर इट हैज़ फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, रूल ऑफ लॉ, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लिबरलिज्म में हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये कहता है कि एक संवैधानिक सरकार बननी चाहिए, ठीक है, जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग वहाँ पर हो, वोटिंग हो, लोगों के हिसाब से नियम बने। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सके और बिना धोखाधड़ी के ईमानदारी से सरकार चुनी जाए। टू कंक्लूड, वी मे हाईलाइट 3 एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म which clearly help us in understanding its meaning. In social sphere, liberalism stands for secularism and a society that opposes all kind of social discrimination. अब अंत में हम लोग कह सकते हैं कि लिबरलिज्म है, इसके 3 भाग हैं जो हम लोग को ये समझने में मतलब मदद करेगा कि ये लिबरलिज्म है क्या, ये स्वतंत्र विचार उदारवाद है क्या। अगर हम लोग सामाजिक नज़रिए से देखें तो लिबरलिज्म बोलता है कि सेकुलर रहो, समाज में सब एक समान है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इन इकोनॉमिक स्फेयर इट फेवर्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। अब आर्थिक क्षेत्र में अगर बात करें तो ये एक पूंजीवादी अर्थशास्त्र के बारे में बात करती है, जहाँ पे व्यक्तियों के पास मालिकाना हक हो, वो अपना प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे, और जितना ज़्यादा उनका प्रॉफिट हो ये उनका लक्ष्य होना चाहिए। In political sphere, it stands for a democratic polity, individual rights and liberties, responsive and responsible government, free and impartial judiciary and the like. अब राजनीतिक क्षेत्र में ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करती है कि जो राजनीति हो वो सबको लेके हो, सब उसमें हिस्सा ले सकें जो उसके पार्ट हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। सरकार जो है वो उत्तरदायी भी है, उसको रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पर फ्री और इम्पार्शियल जुडिशरी होना चाहिए, मतलब जो नियम कानून बने, जो आपका कानून तोड़ता है सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, सब एक ही कानून के दायरे में आएंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 4.1.2 फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म का विशेषता क्या है। We may identify certain characteristics of liberalism. हम लोग स्वतंत्र विचार उदारवाद के कुछ विशेषताओं को समझ सकते हैं। आइए एक एक करके विशेषताएं पढ़ते हैं। These characteristics features are, अब क्या क्या उसके characteristic features हैं।
इंडिविजुअल लिबर्टी, हर एक व्यक्ति की आज़ादी की बात करता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इज एसेंशियली एन आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का जो विचारधारा है, ठीक है, वह लिबरलिज्म को बताता है। इट्स लव फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी इज अनक्वेश्चनेबल। हर एक व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उसके प्रति इसका प्यार, इस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि लिबरलिज्म बनाई है लोगों के स्वतंत्र विचार के लिए, लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए। इट हैज बिकम लिबर्टेरियनिज्म। फॉर द लिबरल्स लिबर्टी इज वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब जो लोग स्वतंत्र हैं उनके लिए स्वतंत्रता उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मीन्स टू वंस डेवलपमेंट। ये लोगों के विकास के लिए ज़रूरी है। अगर आप स्वतंत्र नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। इंडिविजुअल सेंटर्ड थ्योरी, अब देखिए यह हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए यह सिद्धांत है। लिबरलिज्म बिगिंस एंड एंड्स विद इंडिविजुअल। लिबरलिज्म, आज़ादी एक व्यक्ति से आरंभ होती है और एक उसी व्यक्ति से खत्म होती है। For liberals, individual is the center of all activities, the focal point. Individual is the end, while all other association, including the state, and are the means which exist for the individual. अब देखिए जो लोग स्वतंत्र है, जो लिबरल्स हैं, ठीक है, उनका केंद्र बिंदु क्या है? उनका केंद्र बिंदु है कि किस तरह से लोग आज़ादी से अपना काम कर सके, ठीक है। लोगों की आज़ादी इसका मूल उद्देश्य है। और जो दूसरे संघ हैं जिसमें राज्य भी आता है, राज्य भी एक जरिया है जिससे लोगों को जो चाहिए वह उसको मिल सके। इंडिविजुअल इज द सेंटर अराउंड विच ऑल थिंग्स मूव। अब देखिए व्यक्ति ये केंद्र बिंदु है जिसके आसपास सभी चीजें घूमती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थशास्त्र। लिबरलिज्म एडवोकेट्स फ्री मार्केट इकोनॉमी दैट द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी। अब उदारवाद जो है, स्वतंत्र विचारधारणा जो है, वह एक खुले बाजार की बात करती है जहां पे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी। इट बिलीव्स इन प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स एज sacrosanct, maximum profit as the only motive, capitalist mode of production and distribution as the only essence, the market forces as the controlling means of economy. अब यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम है। लोग जिनके पास पैसा है, जितना एफर्ट लगाते हैं, वो अपना पूंजी बनाएं, वो अपना व्यवसाय करें, ठीक है। उनके पास अधिकार है कि वह संपत्ति रख सकते हैं। उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अपना पैसा उसमें लगाएं, फिर उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करें। जो मार्केट है, जो बाजार है, वह किसी देश के, किसी राज्य को, अर्थशास्त्र को चलाए। आगे देखिए नंबर 4, लिमिटेड स्टेट। लिबरलिज्म एडवोकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड स्टेट। लिबरलिज्म, उदारवाद, इस बात पर जोर डालती है कि बहुत ज़्यादा राज्य नहीं होने चाहिए, कम राज्यों के सिद्धांत पर यह बात करती है। द लिबरल्स व्यू द स्टेट एज अ मीन्स ऑफ फॉर अटेनिंग द गुड ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो लिबरल्स हैं, जो उदारवादी हैं, ठीक है, वो उनके अनुसार जो राज्य है वो क्या, एक जरिया है ताकि लोगों की जो ज़रूरत है, जो लोगों का अच्छा कर सके। कौन अच्छा करता है लोगों का? राज्य। आप जिस राज्य में रहते हैं आप उसके नागरिक हैं, वो राज्य जो भी काम करता है वो आपके भले के लिए करता है। दे अपोज एवरी टाइप ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट अ मोर पावरफुल स्टेट मीन्स अ लेस फ्री इंडिविजुअल। अब वो इस बात के अगेंस्ट है कि सब कुछ राज्य के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर राज्य होगा वहाँ पे लोगों की आज़ादी कम होगी, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर राज्य होगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर सरकार होगी, वो लोगों पर तानाशाही करेगी। लॉक यूज्ड टू से बिकॉज द फंक्शन ऑफ द स्टेट आर लिमिटेड सो आर द लिमिटेड इट्स पावर। वो कहते हैं कि लॉक के अनुसार कि राज्य का जो काम है वह निश्चित है, वो लिमिटेड है, इसीलिए उसका जो शक्ति है वो भी लिमिटेड होना चाहिए। अपोज टू ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशंस। अब देखिए जो परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है, इसके खिलाफ लिबरलिज्म है। As liberalism rose as the reaction against tradition and superstition, it is by its nature opposed to all reactionary measures. अब देखिए जो अंधविश्वास है, जो परंपराएं हैं, इसके अगेंस्ट में लिबरलिज्म बात करता है।
ठीक है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इसका एक रिएक्शनरी मेजर्स रहता है। लिबरलिज्म emerging from Renaissance and Reformation stood and actually stands for reason and rationalism। अब देखिए, लिबरलिज्म जो कहाँ से आया था, रीनायंस और रिफॉर्मेशन से, ठीक है, ये तथ्यों की बात करता है, ये कारणों की बात करता है। एज अगेंस्ट द फ्यूडल मॉडल ऑफ मैन एज अ पैसिव बीइंग, लिबरलिज्म फेवर्स अ मॉडल ऑफ मैन हु इज मोर एक्टिव एंड मोर एक्विजिटिव। अब देखिए, फ्यूडल मॉडल में क्या था, एक व्यक्ति के ऊपर राज किया जाता था, वो पैसिव था, ठीक है, उसको जैसे बोला जाता था वो करते थे। तो लिबरलिज्म इस बात के अगेंस्ट में है, वो चाहता है कि इंसान ऐसा हो जो एक्टिव हो, अपने कामों को पूरा करे, अपने हक को समझे। फिर आता है डेमोक्रेसी। लिबरलिज्म इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए, लिबरलिज्म क्या चाहता है, लिबरलिज्म डेमोक्रेसी की बात करता है, जनतंत्र की बात करता है, जहां पे लोग मिलकर सरकार को चुने। It seeks to establish a government of the people, by the people and for the people, a government that functions according to the constitution and constitutionalism, a government that upholds the rule of law, a government that secures rights and liberties of the people। लिबरलिज्म कहता है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों द्वारा बनाए गए हो, लोग अपनी सरकार खुद चुने, अपने लिए चुने, वह सरकार अपने लोगों के लिए काम करे, सरकार संविधान के हिसाब से काम करे, और सरकार जो नियम लाए वह सबके लिए एक हो। साथ ही साथ जो लोग हैं सरकार के, वह सरकार अपने लोगों के अधिकार को, अपने उसकी स्वतंत्रता को बचाए रखे। लिबरलिज्म, मैकगोवन सेज, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए, लिबरलिज्म मैकगोवन के हिसाब से यह एक जनतंत्र और इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर एक इंसान को मिलाकर है, क्योंकि जनतंत्र किससे बनता है, हर एक इंसान से। वेलफेयरिज्म, लिबरलिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वेलफेयरिज्म। अब देखिए, उदारवाद मतलब लोगों के लिए अच्छा करना, तो लिबरलिज्म में ये चीज़ है कि लोगों के अच्छे करने की बात होती है। वेलफेयरिज्म एज ए स्टेट एक्टिविटी इज द आइडिया दैट द स्टेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब देखिए, राज्य का काम क्या होता है कि उस राज्य के जो नागरिक हैं उनके भलाई के लिए वह राज्य काम करे। द लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एक्टिविटी इज वन वेयर द स्टेट सर्व्स द पीपल। अब देखिए, जो लिबरल एक्टिविटी है, स्टेट एक्टिविटी, उसका वो क्या है कि स्टेट को अपने दो लोगों के लिए, राज्य को अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द वेलफेयर स्टेट इज अ सोशल सर्विस स्टेट। दूसरे शब्दों में, वह राज्य जो कि अपने लोगों का उद्धार करता है, लोगों का भला करता है, वह एक सामाजिक सेवा करता है, क्योंकि एक राज्य का काम अपने समाज का सेवा करना, अपने राज्य के लोगों का सेवा करना ही है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 4.1.3 वीकनेसेस ऑफ लिबरलिज्म। स्वतंत्र विचार, उदारवाद, उदारतावाद, लिबरलिज्म। अब देखिए, इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, वो क्या है, आइए वो हम लोग पढ़ते हैं। लिबरलिज्म हैज़ इट्स ओन इनहेरेंट डिफेक्ट्स। अब ये जो उदारवाद है, स्वतंत्र विचार, इसका खुद में ही कुछ कमी था। इट इज़ अ फिलॉसफी फुल ऑफ टेंशन। ये एक ऐसा सिद्धांत है, ये एक ऐसी सोच है जिसमें खुद बहुत तनाव है। ऑन द वन हैंड इट अनफोल्ड्स द फ्लैग ऑफ लिबर्टी एंड ऑन द अदर इट आर्ग्यूज ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए, एक तरफ लिबरलिज्म जो है वो इस बात पे जोर देता है कि लोगों को खुला छोड़ना चाहिए, ठीक है, उन लोगों को आज़ादी देना चाहिए। साथ ही साथ वह इस बात पे तर्क भी देता है कि समानता होनी चाहिए। ऑन दी वन हैंड इट वर्क्स विद द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट सोसाइटी, इट प्रॉमिसेस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अब देखिए, एक तरफ तो ये बात करता है कि जो बाजार का है, जो बाजार में समाज है, उसके हिसाब से चलना है, और ये भी वो कहता है कि सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। On the one hand, it asks for unlimited rights to acquire property, and on the other, it seeks to demand a share of profit for the welfare of those who are unemployed and the needy। अब एक तरफ तो लिबरलिज्म इस बात पे जोर देता है कि जिसके पास अधिकार है, ठीक है, पैसा है, तो उसके पास अनलिमिटेड राइट्स है, असीमित अधिकार है कि वो अपना प्रॉपर्टी बना सकता है, वो ज़मीन जायदाद सब ले सकता है। दूसरी तरफ वह ये भी बोलता है कि बाजार, आपके समाज में जो लोग
अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं या जो ज़रूरतमंद है, उनकी भी आपको सहायता करनी है, उनको भी उनको प्रॉफिट देना चाहिए, ठीक है, उनका अच्छा करना चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए उनकी. ऑन द वन हैंड इट बिल्ड्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ending up ultimately in inequalities, and on the other it endeavors to establish an egalitarian society. एक तरफ तो यह एक पूंजीवादी अर्थशास्त्र बनाता है जिसके वजह से असमानताएं हो जाती है, और दूसरी तरफ यह चाहता है कि एक ऐसा समाज बने जो कि सबके लिए समान हो. इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानाधिकारवादी, मतलब सबको एक समान अधिकार मिले. तब देखिए, अगर कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, तो सबको एक जैसा अधिकार मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. 4.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिबरलिज्म से, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र विचार. ठीक है, लिबरलिज्म इज फेयरली एन ओल्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. अब लिबरलिज्म जो है, उदारवाद, जो आपका स्वतंत्र विचार है, वो क्या है? वो बहुत ही पुराना राजनीतिक सिद्धांत है, विचारधारा है. इट रूट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द डेज ऑफ द 16th सेंचुरी. ये कब से है? 16वीं सदी से ये आरंभ हुआ, इसकी जड़ें 16वीं सदी से हैं. सिंस देन इट हैज पास थ्रू न्यूमरस स्टेजेस. तब से वह बहुत सारे पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ा. The Western Enlightenment had refused to accept moral goals as absolute truth. The English Glorious Revolution 1688 has denounced the divine rights of the king. अब देखिए, जो वेस्टर्न एनलाइटमेंट हुआ, ये रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, कि इंसान का जो मॉरल गोल है, ठीक है, जो वो चाहता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना सच्चाई नहीं है वो. फिर जो इंग्लिश ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और जो क्रांति हुई 1688 में, वो एक राजा का जो संपूर्ण अधिकार है, इसको हटाया. ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है जिसका मतलब मैं आपको बताता हूँ. डिनाउंस, निंदा करना, आरोप लगाना. तो क्या आरोप लगाए? कि जो राजा है उसके पास सारा अधिकार नहीं होना चाहिए. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द कार्डिनल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अ लिटिल अर्लियर 1775 to 76 laid emphasis on the Declaration of Human Rights. अब देखिए, फ्रांस में क्रांति हुई, तो इससे क्या हुआ? इससे एक कार्डिनल आइडिया बना आज़ादी का, स्वतंत्रता का. ठीक है, सब लोग एक समान हो, ठीक है, सब एक साथ अच्छे से रह पाए, सबके लिए एक कानून हो, बंधुत्व हो, लोगों में दोस्ती हो. फिर जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1775-76 में, इसमें मानव अधिकार पे बात हुई. 4.1.1 मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. अब लिबरलिज्म, उदारवाद, स्वतंत्र विचार, इसका मतलब क्या होता है? हैरोल्ड लास्की, an English scholar of political science, once wrote, "It, liberalism, is not easy to describe, much less to define, for it is hardly less a habit of mind than a body of doctrine." अब देखिए, हैरोल्ड लास्की, जो कि एक इंग्लिश स्कॉलर है राजनीतिक विज्ञान के, एक बार वो लिखे थे कि जो लिबरलिज्म है, इसको आप आसानी से नहीं समझा सकते. ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसकी परिभाषा देना. ये कोई आदत नहीं है, ठीक है, यह एक नियम है. डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? यह एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत से बना है उदारवाद, लिबरलिज्म. What it means is that liberalism is too dynamic and too flexible a concept to give it a precise meaning. इसका मतलब क्या हुआ? जो अब देखिए, स्वतंत्र विचार है, तो यह बदलता रहता है, यह बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और इसका कोई प्रिसाइज मीनिंग देना मुश्किल है. एंड येट द स्कॉलर हैव मेड अटेम्प्ट्स टू डिफाइन इट. और फिर भी बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, वो ये कोशिश किए कि वो इसका मतलब बता सके. अब स्कॉलर्स मतलब क्या होता है? स्कॉलर्स वो होते हैं जो विद्वान होते हैं, जो लिखते थे, वैज्ञानिक, शागिर्द, पंडित. Sartori says, very simple, liberalism is the theory and practice of individual liberty, judicial defense and the constitutional state. Sartori के अनुसार स्वतंत्र विचार, लिबरलिज्म, उदारवाद, ये बहुत ही आसान है. इसमें क्या है? सिद्धांत है कि एक व्यक्ति कैसे आज़ादी से रहे, उसकी स्वतंत्रता क्या है,
जो कानून व्यवस्था है वो कैसे हो, और जो राज्य की संविधान है वो कैसे हो, वो कैसे बने, वो लोगों पर कैसे लागू हो। अकॉर्डिंग टू कॉर्नर, लिबरलिज्म बिगिंस एंड एंड्स विद द आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट एंड इंडिविजुअल ह्यूमन हैप्पीनेस। अब कॉर्नर के अनुसार स्वतंत्र विचार, उदारवाद, ये कैसे आरंभ होता है और कैसे खत्म होता है। एक व्यक्ति के आज़ादी के साथ ये आरंभ होता है और उसके आज़ादी के साथ ही ये खत्म होता है। एक व्यक्ति के अधिकार के साथ, ह्यूमन राइट्स उसके साथ, और एक इंसान के खुशी के साथ। जब वो खुश है तो वो लिबरल है, वो आज़ाद है। जब वो दुखी है तो उससे उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका defines liberalism as an idea committed to freedom, as a method and policy in government, as an organization principle in society, and as a way of the life for the individual and the community। अब देखिए, जो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया है वह लिबरलिज्म को परिभाषित करती है कि यह एक विचारधारा है जो कि आज़ादी से संबंधित है। सरकार कैसे काम करेगी, उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो एक समाज का कैसा संयोजित रूप बनेगा, कैसे लोग वहाँ रहेंगे, एक व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, एक समुदाय का जीवन व्यक्ति से जो मिल के बना है वो कैसा होगा। लिबरलिज्म इज अ थ्योरी ऑफ रिफॉर्म्स, फॉर इट हैज स्टूड फॉर रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स। अब देखिए, लिबरलिज्म जो है ये बदलाव का सिद्धांत है। वक्त दर वक्त, परिस्थिति दर परिस्थिति लोगों का विचारधारा बदलता गया, उनका स्वतंत्रता का जो परिभाषा है वो बदलता गया। ये आपके राजनीतिक, सामाजिक और माफ़ कीजिएगा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक श्रेणी में बदलाव के साथ यह भी बदलता रहा। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ लिबर्टी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, फॉर इट हैज़ आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब इसमें क्या है, इसमें लोगों के आज़ादी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के बारे में ये बात करती है। हर एक व्यक्ति का अपना एक जीने का तरीका है, ठीक है। ये मानव का जो पर्सनालिटी है, इंसान का जो रहन सहन है, उसके विकास के बारे में बात करती है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर इट हैज़ फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, रूल ऑफ लॉ, डिसेंट्रलाइजेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लिबरलिज्म में हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये कहता है कि एक संवैधानिक सरकार बननी चाहिए, ठीक है, जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग वहाँ पर हो, वोटिंग हो, लोगों के हिसाब से नियम बने। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सके और बिना धोखाधड़ी के ईमानदारी से सरकार चुनी जाए। टू कंक्लूड, वी मे हाईलाइट 3 एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म which clearly help us in understanding its meaning. In social sphere, liberalism stands for secularism and a society that opposes all kind of social discrimination. अब अंत में हम लोग कह सकते हैं कि लिबरलिज्म है, इसके 3 भाग हैं जो हम लोग को ये समझने में मतलब मदद करेगा कि ये लिबरलिज्म है क्या, ये स्वतंत्र विचार उदारवाद है क्या। अगर हम लोग सामाजिक नज़रिए से देखें तो लिबरलिज्म बोलता है कि सेकुलर रहो, समाज में सब एक समान है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इन इकोनॉमिक स्फेयर, इट फेवर्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। अब आर्थिक क्षेत्र में अगर बात करें तो ये एक पूंजीवादी अर्थशास्त्र के बारे में बात करती है, जहाँ पे व्यक्तियों के पास मालिकाना हक हो, वो अपना प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे, और जितना ज़्यादा उनका प्रॉफिट हो ये उनका लक्ष्य होना चाहिए। In political sphere, it stands for a democratic polity, individual rights and liberties, responsive and responsible government, free and impartial judiciary and the like. अब राजनीतिक क्षेत्र में ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करती है कि जो राजनीति हो वो सबको लेके हो, सब उसमें हिस्सा ले सकें जो उसके पार्ट हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। सरकार जो है वो उत्तरदायी भी है, उसको रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पर फ्री और इम्पार्शियल जुडिशरी होना चाहिए, मतलब जो नियम कानून बने, जो आपका कानून तोड़ता है, सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, सब एक ही कानून के दायरे में आएंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 4.1.2 फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म का विशेषता क्या है।
वी मे आइडेंटिफाई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। हम लोग स्वतंत्र विचार, उदारवाद के कुछ विशेषताओं को समझ सकते हैं। आइए एक एक करके विशेषताएं पढ़ते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर, अब क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? इंडिविजुअल लिबर्टी, हर एक व्यक्ति की आज़ादी की बात करता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इज एसेंशियली एन आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का जो विचारधारा है, ठीक है, वह लिबरलिज्म को बताता है। इट्स लव फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी इज अनक्वेश्चनेबल। हर एक व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उसके प्रति इसका प्यार, इस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि लिबरलिज्म बनाई है लोगों के स्वतंत्र विचार के लिए, लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए। इट हैज बिकम लिबर्टेरियनिज्म। फॉर द लिबरल्स लिबर्टी इज वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अब जो लोग स्वतंत्र हैं उनके लिए स्वतंत्रता उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मीन्स टू वंस डेवलपमेंट। ये लोगों के विकास के लिए ज़रूरी है। अगर आप स्वतंत्र नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। इंडिविजुअल सेंटर्ड थ्योरी, अब देखिए यह हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए यह सिद्धांत है। लिबरलिज्म बिगिंस एंड एंड्स विद इंडिविजुअल। लिबरलिज्म, आज़ादी एक व्यक्ति से आरंभ होती है और एक उसी व्यक्ति से खत्म होती है। For liberals, individual is the center of all activities, the focal point. Individual is the end, while all other association, including the state, and are the means which exist for the individual. अब देखिए जो लोग स्वतंत्र है, जो लिबरल्स हैं, ठीक है, उनका केंद्र बिंदु क्या है? उनका केंद्र बिंदु है कि किस तरह से लोग आज़ादी से अपना काम कर सके, ठीक है। लोगों की आज़ादी इसका मूल उद्देश्य है। और जो दूसरे संघ हैं जिसमें राज्य भी आता है, राज्य भी एक जरिया है जिससे लोगों को जो चाहिए वह उसको मिल सके। इंडिविजुअल इज द सेंटर अराउंड विच ऑल थिंग्स मूव। अब देखिए व्यक्ति ये केंद्र बिंदु है जिसके आसपास सभी चीजें घूमती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थशास्त्र। लिबरलिज्म एडवोकेट्स फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी। अब उदारवाद जो है, स्वतंत्र विचार धारणा जो है, वह एक खुले बाजार की बात करती है जहां पे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी। इट बिलीव्स इन प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स एज sacrosanct, maximum profit as the only motive, capitalist mode of production and distribution as the only essence, the market forces as the controlling means of economy. अब यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम है। लोग जिनके पास पैसा है, जितना एफर्ट लगाते हैं, वो अपना पूंजी बनाएं, वो अपना व्यवसाय करें, ठीक है। उनके पास अधिकार है कि वह संपत्ति रख सकते हैं। उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अपना पैसा उसमें लगाएं, फिर उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करें। जो मार्केट है, जो बाजार है, वह किसी देश के, किसी राज्य को, अर्थशास्त्र को चलाए। आगे देखिए नंबर 4, लिमिटेड स्टेट। लिबरलिज्म एडवोकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड स्टेट। लिबरलिज्म, उदारवाद, इस बात पर जोर डालती है कि बहुत ज़्यादा राज्य नहीं होने चाहिए, कम राज्यों के सिद्धांत पर यह बात करती है। द लिबरल्स व्यू द स्टेट एज अ मीन्स ऑफ फॉर अटेनिंग द गुड ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो लिबरल्स हैं, जो उदारवादी हैं, ठीक है, वो उनके अनुसार जो राज्य है वो क्या है? एक जरिया है ताकि लोगों की जो ज़रूरत है, जो लोगों का अच्छा कर सके। कौन अच्छा करता है लोगों का? राज्य। आप जिस राज्य में रहते हैं आप उसके नागरिक हैं, वो राज्य जो भी काम करता है वो आपके भले के लिए करता है। दे अपोज एवरी टाइप ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट अ मोर पावरफुल स्टेट मीन्स अ लेस फ्री इंडिविजुअल। अब वो इस बात के अगेंस्ट है कि सब कुछ राज्य के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर राज्य होगा वहाँ पे लोगों की आज़ादी कम होगी, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर राज्य होगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर सरकार होगी, वो लोगों पर तानाशाही करेगी। लॉक यूज्ड टू से बिकॉज द फंक्शन ऑफ द स्टेट आर लिमिटेड सो आर द लिमिटेड इट्स पावर। वो कहते हैं कि लॉक के अनुसार कि राज्य का जो काम है वह निश्चित है, वो लिमिटेड है, इसीलिए उसका जो शक्ति है वो भी लिमिटेड होना चाहिए। अपोज टू ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशंस। अब देखिए जो परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है, इसके
खिलाफ लिबरलिज्म है. As liberalism rose as the reaction against tradition and superstition, it is by its nature opposed to all reactionary measures. अब देखिए, जो अंधविश्वास है, जो परंपराएं हैं, इसके अगेंस्ट में लिबरलिज्म बात करता है. ठीक है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इसका एक रिएक्शनरी मेजर्स रहता है. Liberalism, emerging from Renaissance and Reformation, stood and actually stands for reason and rationalism. अब देखिए, लिबरलिज्म जो कहाँ से आया था? रीनायंस और रिफॉर्मेशन से. ठीक है, ये तथ्यों की बात करता है, ये कारणों की बात करता है. एज अगेंस्ट द फ्यूडल मॉडल ऑफ मैन एज अ पैसिव बीइंग, लिबरलिज्म फेवर्स अ मॉडल ऑफ मैन हु इज मोर एक्टिव एंड मोर एक्विजिटिव. अब देखिए, फ्यूडल मॉडल में क्या था? एक व्यक्ति के ऊपर राज किया जाता था, वो पैसिव था. ठीक है, उसको जैसे बोला जाता था वो करते थे. तो लिबरलिज्म इस बात के अगेंस्ट में है. वो चाहता है कि इंसान ऐसा हो जो एक्टिव हो, अपने कामों को पूरा करे, अपने हक को समझे. फिर आता है डेमोक्रेसी. लिबरलिज्म इज एन एक्सपोनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब देखिए, लिबरलिज्म क्या चाहता है? लिबरलिज्म डेमोक्रेसी की बात करता है, जनतंत्र की बात करता है, जहां पे लोग मिलकर सरकार को चुने. It seeks to establish a government of the people, by the people and for the people, a government that functions according to the constitution and constitutionalism, a government that upholds the rule of law, a government that secures rights and liberties of the people. Liberalism कहता है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों द्वारा बनाए गए हो. लोग अपनी सरकार खुद चुने, अपने लिए चुने, वह सरकार अपने लोगों के लिए काम करे. सरकार संविधान के हिसाब से काम करे और सरकार जो नियम लाए वह सबके लिए एक हो. साथ ही साथ जो लोग हैं सरकार के, वह सरकार अपने लोगों के अधिकार को, अपने उसकी स्वतंत्रता को बचाए रखे. लिबरलिज्म, मैकगोवन सेज, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म. अब देखिए, लिबरलिज्म मैकगोवन के हिसाब से यह एक जनतंत्र और इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर एक इंसान को मिलाकर है. क्योंकि जनतंत्र किससे बनता है? हर एक इंसान से. वेलफेयरिज्म. लिबरलिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वेलफेयरिज्म. अब देखिए, उदारवाद मतलब लोगों के लिए अच्छा करना. तो लिबरलिज्म में ये चीज़ है कि लोगों के अच्छे करने की बात होती है. वेलफेयरिज्म एज ए स्टेट एक्टिविटी इज द आइडिया दैट द स्टेट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. अब देखिए, राज्य का काम क्या होता है कि उस राज्य के जो नागरिक हैं उनके भलाई के लिए वह राज्य काम करे. The liberal concept of state activity is one where the state serves the people. अब देखिए, जो लिबरल एक्टिविटी है, स्टेट एक्टिविटी, उसका वो क्या है कि स्टेट को अपने दो लोगों के लिए, राज्य को अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, द वेलफेयर स्टेट इज अ सोशल सर्विस स्टेट. दूसरे शब्दों में, वह राज्य जो कि अपने लोगों का उद्धार करता है, लोगों का भला करता है, वह एक सामाजिक सेवा करता है. क्योंकि एक राज्य का काम अपने समाज का सेवा करना, अपने राज्य के लोगों का सेवा करना ही है. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 4.1.3 वीकनेसेस ऑफ लिबरलिज्म. स्वतंत्र विचार, उदारवाद, उदारतावाद, लिबरलिज्म. अब देखिए, इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं. वो क्या है? आइए वो हम लोग पढ़ते हैं. लिबरलिज्म हैज़ इट्स ओन इनहेरेंट डिफेक्ट्स. अब ये जो उदारवाद है, स्वतंत्र विचार, इसका खुद में ही कुछ कमी था. इट इज़ अ फिलॉसफी फुल ऑफ टेंशन. ये एक ऐसा सिद्धांत है, ये एक ऐसी सोच है जिसमें खुद बहुत तनाव है. ऑन द वन हैंड इट अनफोल्ड्स द फ्लैग ऑफ लिबर्टी एंड ऑन द अदर इट आर्ग्यूज ऑफ इक्वालिटी. अब देखिए, एक तरफ लिबरलिज्म जो है वो इस बात पे जोर देता है कि लोगों को खुला छोड़ना चाहिए. ठीक है, उन लोगों को आज़ादी देना चाहिए. साथ ही साथ वह इस बात पे तर्क भी देता है कि समानता होनी चाहिए. ऑन दी वन हैंड इट वर्क्स विद द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट सोसाइटी. इट प्रॉमिसेस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. अब देखिए, एक तरफ तो ये बात करता है कि जो बाजार का है, जो बाजार में समाज है, उसके हिसाब से चलना है. और ये भी वो कहता है कि सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए. On the one hand, it asks for unlimited rights to acquire property, and on the other, it seeks to demand a share of profit for the welfare of those who are unemployed and the needy. अब एक तरफ तो लिबरलिज्म इस बात पे जोर देता है कि जिसके पास अधिकार है, ठीक है, पैसा है,
तो उसके पास अनलिमिटेड राइट्स है, असीमित अधिकार है कि वो अपना प्रॉपर्टी बना सकता है, वो ज़मीन जायदाद सब ले सकता है। दूसरी तरफ वह ये भी बोलता है कि आपके समाज में जो लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं या जो ज़रूरतमंद है, उनकी भी आपको सहायता करनी है, उनको भी उनको प्रॉफिट देना चाहिए, ठीक है, उनका अच्छा करना चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए उनकी। ऑन द वन हैंड इट बिल्ड्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ending up ultimately in inequalities, and on the other it endeavors to establish an egalitarian society. एक तरफ तो यह एक पूंजीवादी अर्थशास्त्र बनाता है जिसके वजह से असमानताएं हो जाती है, और दूसरी तरफ यह चाहता है कि एक ऐसा समाज बने जो कि सबके लिए समान हो। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानाधिकारवादी, मतलब सबको एक समान अधिकार मिले। तब देखिए, अगर कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं, तो सबको एक जैसा अधिकार मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 4.3 गांधीज़म। महात्मा गांधी 1869 to 1948 was the supreme leader of the Indian nationalist movement, which he had led for about 30 years between 1917 and 1947. महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ और मृत्यु 1948 में, वह भारत के जो नेशनलिस्ट राष्ट्रीय मूवमेंट था, नेशनलिस्ट द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके सुप्रीम लीडर थे, ठीक है। और ये 30 साल तक इनका मूवमेंट चला, 1917 से 1947 के बीच। ही वॉज अ थिंकर इन सो फार as he had challenged most of the assumptions and doctrines of his times, and in their place provided possible and plausible alternatives. अब देखिए, वह एक थिंकर थे, वह विचारक थे, सोचते थे, और अपने समय पर उन जितने भी assumptions थे, डॉक्ट्रिन्स थे, नियम थे, सिद्धांत थे, उनको वह चुनौतियाँ देते थे, ठीक है। और उसके जगह वह पॉसिबल से ऑल्टरनेटिव्स देते थे कि ये सिद्धांत की जगह क्या सिद्धांत होना चाहिए। इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट गांधी जी इन एनी पर्टिकुलर फ्रेम। अब किसी एक दिशा में हम लोग गांधी जी को बोलना, उनके बारे में समझाना बहुत ही मुश्किल है। ही वॉज मोर देन अ प्लेटो, वन कैन पॉसिबल कॉल हिम अ सोक्रेट, एंड ही वॉज मोर देन एरिस्टोटल, वन कैन कॉल हिम अ बुद्धा। ही वॉज मोर देन मिल और अ मार्क्स, वन कैन कॉल हिम गुरु नानक। अब देखिए, सब में आप उसको प्लेटो से ज़्यादा बोल सकते हैं उनको, ठीक है, या उनको आप सोक्रेट भी कह सकते हैं, आप उनको एरिस्टोटल से ज़्यादा कह सकते हैं, या आप उनको बुद्धा भी कह सकते हैं, आप उनको मिल या मार्क्स से ज़्यादा कह सकते हैं, आप उनको गुरु नानक भी बोल सकते हैं। गांधी जी वॉज लिबरल अमंग द मार्क्सिस्ट एंड अ मार्क्सिस्ट अमंग द लिबरल। ही वॉज अ डेमोक्रेट अमंग द इंडिविजुअलिस्ट एंड एन इंडिविजुअलिस्ट अमंग द सोशलिस्ट। उनमें हर एक प्रकार का गुण था। He was an idealist among the realist and the realist among the idealist. He had combined in himself the virtues of all known ideologies, past and present. उनमें हर एक प्रकार के जो विचारधारा थे, चाहे वो भूतकाल के हो या वर्तमान काल के, उस समय जो था वो सारे उनमें मौजूद थे। वो सब चीज को मिलाकर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। गांधी एज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी, जो पश्चिमी सभ्यता थे, उसको वो क्रिटिसाइज करते थे। गांधी वॉज अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। His complaints against the Western materialism is that it destroys the very essence of spiritualism. वो कहते थे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, पश्चिमी जो सभ्यता है, वो इतना मटेरियलिज्म है, उसमें इतना लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं या उनको पैसे से मतलब है कि उनका जो अंदर का जो आत्मा है, ठीक है, अंतर आत्मा, वो खत्म हो जाता है। He regarded the Western type of a man as an atomistic individual with all flesh and no soul. वो कहते थे कि जो लोग पश्चिम में रहते हैं, वहाँ का आदमी बिना आत्मा के है, उसके सिर्फ शरीर है, सिर्फ उसके शरीर में चमड़ा है, ठीक है, वह सिर्फ मांस हाड़ का आदमी है, उसके अंदर आत्मा नहीं है। As against the state that existed in the West, Gandhi ji advocated what he called the Ram Rajya as against the Western style of managing things through the centralizing forces. He stood for a decentralized polity. अब देखिए, जो स्टेट्स थे, राज्य थे उस समय,
जो पश्चिम में थे उसके खिलाफ गांधी जी बोलते थे। वो कहते थे यहाँ पे राम राज्य है, ठीक है। और जो वेस्टर्न स्टाइल था उसके अगेंस्ट में थे कि हर एक चीज को वो सेंट्रलाइज्ड एक फोर्स था जो सब चीज को मैनेज करता था। कुछ लोग थे जो सब चीज के ऊपर राज करते थे। वो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी के बारे में बात करते थे। वो ऐसे राजनीति के बारे में बात करते थे जो डिसेंट्रलाइज्ड, जो एक तक केंद्रित ना हो, जहां पर बहुत लोग मिल के करें काम। एज अगेंस्ट मटेरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, he made a strong plea for स्वदेशी, कॉटेज इंडस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। अब देखिए, मटेरियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, इसके अगेंस्ट में वो ये चाहते थे कि लोग स्वदेशी बने, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाए, ठीक है। फिर वो ट्रस्टीशिप के बारे में बात करते थे, वो चीज़ों को संरक्षित करने के बारे में बात करते थे। 4.3.2 स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रस्टीशिप। आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। गांधी जी इज नॉट एन एडमायरर ऑफ द टाइप ऑफ द स्टेट दैट एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न सोसाइटी। पश्चिम समाज में जिस प्रकार के राज्य थे, गांधी जी उसको एडमायर नहीं करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। फॉर हिम द वेस्टर्न स्टेट रिप्रेजेंटेड वायलेंस इज इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, इट इज अ सोललेस मशीन। उनके अनुसार जो पश्चिम राज्य थे, पश्चिमी राज्य में एक मशीन की तरह लोग काम करते थे। एक मशीन थे जिनमें आत्मा नहीं है, उनको सिर्फ हिंसा से अपना काम करवाना रहता था। अकॉर्डिंगली गांधी जी एज अ फिलोसॉफिकल anarchist admitted the state but very unwillingly only when it is most needed। अब देखिए, तो गांधी जी जो कि एक फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट थे, ठीक है, वो राज्य को तब माने थे जब मतलब चाहते नहीं थे, लेकिन जब जरूरत था तब अपनाए थे। Anarchist is the one who is opposed to every type of state. Anarchism is a theory of lawlessness, without state, without government, without law। अब देखिए, नार्किस्ट कौन होते हैं? वो होते हैं जो हर एक प्रकार के राज्य के खिलाफ होते हैं, ठीक है। अनार्किज्म एक ऐसा थ्योरी है, एक ऐसी सिद्धांत है जिसमें कानून नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई सरकार नहीं है, ठीक है। गांधीज्म स्टैंड्स फॉर a non-violent state based on the consent of the people, the near unity in the society। गांधी जी एक अहिंसावादी राज्य की बात करते थे, ठीक है, जिसमें जो लोग हैं उनका मत हो और जो समाज है उसमें सब एक साथ रहे, वो एकता की बात करते थे। गांधी जी एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। गांधी जी के अनुसार जो शक्तियां हैं वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए या कुछ लोगों के हाथ में नहीं, वो एक बड़े क्षेत्र में बहुत लोगों के पास होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो चाहे आर्थिक रूप में। द स्पिरिट ऑफ गांधीयन डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर गांधीयन डेमोक्रेसी की बात करूँ तो उसका जो स्पिरिट था वो क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, चीज़ें सब के बीच में हो। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर एट ईच लेवल बिगिनिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल और लोकल यूनिट एंड रीचिंग द एपेक्स। कहने का मतलब क्या है? जो शक्तियां हैं वो नीचे से सबके हाथ में आके ऊपर तक आए, ठीक है। छोटे छोटे लेवल पे, हर एक स्तर पे लोगों को शक्तियां मिले ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके, अपने जीवन को अच्छे से जी सके। सिर्फ कुछ लोग सबके ऊपर राज ना करें। The essence of decentralization, according to Gandhi ji, is that all powers flow from below and go up in ascending order। अब देखिए, जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था गांधी जी के अनुसार वो ये था कि जितनी भी शक्तियां हैं वो सबसे नीचे से, ठीक है, एकदम छोटे से छोटे वर्ग से होते हुए ऊपर की तरफ जाए। सो कंसिडर्ड पॉलिटिकल पावर, द गांधीयन स्कीम इज वेस्टेड इन द इंडिविजुअल्स, द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी and the repository of Swaraj from individual. Power is transferred to the village, from village. The power goes to the higher unit and ultimately ends up with the central or national government, which practically performs only the coordinating function। तो अब अगर मैं राजनीतिक शक्तियों की बात करूं तो ये एक एक व्यक्ति से आरंभ हो, ठीक है, स्वराज हो। स्वराज कहाँ से आता है? एक एक आदमी का, वो अपने हिसाब से अपने काम को कर सके। फिर गांव तक आए वो, ठीक है, गांव में जितने लोग हैं उनको गांव देखें। फिर गांव से वो जो पावर है उससे ऊपर जाए,
फिर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट, वहाँ तक शक्तियाँ पहुँचे। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सब चीज़ों को एकत्रित करके रखना, सारे काम को सही से हो ये चीज़ देखना। Thus what is and what cannot be done by the individual is done by the village. What is not done by the village is done by the local or regional government. What is not done by the regional or provincial government is done by the central or national government. कहने का मतलब वो काम जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता वो गांव करे उसके लिए, वह काम जो गांव नहीं कर सकता वो लोकल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट करे, ठीक है। वो काम जो लोकल या रीजनल गवर्नमेंट नहीं कर सकता वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे। तो देखिए शक्तियां क्या है, एक छोटे से स्तर से वो आस्ते आस्ते बड़े रूप में आ रही हैं। द स्पिरिट ऑफ गांधीयन राम राज्य इज दैट इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम वेयर एवरीवन इज वंस ओन रूलर एंड नॉट अ हिंड्रेंस टू वंस नेबर। तो ये जो गांधीयन राम राज्य का जो स्पिरिट था उसमें क्या था कि हर एक व्यक्ति अपना खुद का मालिक हो, ठीक है, वो किसी और के काम में टांग ना अड़ाए, किसी और के तकलीफ ना दे, वो अपने काम को खुद से करे। गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैज एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब गांधी जी का जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसका एक आर्थिक नजरिया भी था, ठीक है। ही आर्ग्यूड फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एज वेल। अब ये जो आर्थिक शक्तियां हैं इसको भी डिवोल्यूट करना, ठीक है, इसके अगेंस्ट में वो बोलते थे, ठीक है। He advocated village economy through the promotion of the village small cottage industries. वो चाहते थे कि जो गांव का जो अर्थशास्त्र है वो अच्छा हो ताकि गांव आगे बढ़े, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज लगे। इनफैक्ट ही वॉज फॉर द सेल्फ रिलायंट विलेज इकोनॉमी। वह चाहते थे कि जो गांव का अर्थशास्त्र हो, जो आर्थिक स्थिति हो, वो ऐसा हो कि गांव उसको खुद संभाल सके। His concept of Swadeshi is that spirit which requires us to serve our immediate neighbors and use things produced in our neighborhood in preference to those more remote. अब वो जो उनका जो कॉन्सेप्ट था स्वदेशी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो पड़ोसी हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरा करें, और जो आपके पड़ोसी चीज़ें बना रहे हैं आप उनको पहले इस्तेमाल करें, उनको खरीदें, ना कि दूर के चीज़ों को। अगर मान लीजिए आपका जो ज़रूरत है वो आसपास ना मिले तब आप किसी और से लें। Gandhi ji favored the revival of indigenous industries so that people could have enough to eat. गांधी जी ये चाहते थे कि जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज है वो आपस लगाया जाए ताकि लोग इतना काम कर सकें, उनके पास इतना काम हो कि वह अपना जीवन जी सके, खा सके। In his opinion, any kind of economy which exploited people and held concentrated wealth in fewer hands stand condemned. उनके अनुसार कोई भी ऐसा जो अर्थशास्त्र हो या आर्थिक स्थिति हो जहां पे जो कुछ लोग मिलके काफी सारे लोगों को शोषित करें, कुछ लोगों के हाथ में पैसा हो, तो ये स्थिति बहुत ही निंदा करने वाली है, ये स्थिति बहुत ही गलत है। जो भी है सब में होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ ही लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो और वो लोगों का शोषण करें। गांधी जीज आइडियाज ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज यूनिक। गांधी जी का जो विचारधारा था ट्रस्टीशिप को लेके वो बहुत ही यूनिक था, अनोखा था। इट वॉज यूनिक बिकॉज इट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द कैपिटल एंड द लेबर। ये अनोखा इसलिए था क्योंकि इसमें एक पूंजीवादी लोग जिसके पास पैसा है और एक मजदूर, उसके बीच में संबंध बनाने की, अच्छे संबंध बनाने की बात की गई। डिक्लेयरिंग ऑल प्रॉपर्टी टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, गांधी जी प्लीडेड दैट ऑल द एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड द लाइक आर द ट्रस्टीज ऑफ व्हाट दे होल्ड। अब देखिए जितने भी संपत्ति है, ठीक है, अब ये माना जाए कि ये पूरे समाज का है, ये कम्युनिटी का है संपत्ति, ठीक है। और गांधी जी रिक्वेस्ट की अब सभी एम्प्लॉयर्स को, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो या उनकी तरह हो, कि आप लोग एक ट्रस्टी की तरह बनिए उन चीज़ों का जो आपके पास है। एज सच दे आर एंटाइटल्ड फॉर ओनली फॉर द मनी दे नीड टू सेटिस्फाई देयर नेसेसिटीज एज डू द एम्प्लॉयज द वर्कर्स। अब इससे क्या हुआ कि उनको उतना ही पैसा मिले जितना उनको ज़रूरत है ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जैसा कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मिलता है। फॉर गांधी जी नो इंडिविजुअल
is the owner. All work and all the workers, everyone gets for the service one renders. The profit is not of the owner, but it what's belong to the community. उनके अनुसार कोई भी एक व्यक्ति मालिक नहीं है. जितना भी काम हुआ है, जितने भी लोग काम किए हैं, सब जो सर्विस दी है, सेवा दिए हैं, और जो प्रॉफिट हुआ है वो मालिक का नहीं है. सब कुछ कम्युनिटी का है, समुदाय का है. जितने लोग उसमें हैं वो सबका है, समाज का है. क्या चीज? जो प्रॉफिट हुआ है. द एम्प्लॉयर्स आर द ट्रस्टीज एंड नॉट द मास्टर्स. द एम्प्लॉयज आर नेसेसरी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस आर द वर्कर्स एंड नॉट द स्लेव्स. अब जो लोग नौकरी दे रहे हैं वो कौन है? वो ट्रस्टीज हैं, वो मालिक नहीं है. और जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज, वो उस एंटरप्राइज के एक नेसेसरी कंपोनेंट है, मतलब उनकी ज़रूरत है. वो मजदूर हैं, किसी के गुलाम नहीं है. Ends and means. 4.3.3 Ends and means. According to Gandhiji, end and means constitute two aspects of the same reality. That is two sides of the same coin. गांधी जी के अनुसार ends and means, इसमें क्या है? ये दो धारणा बताती है एक ही सच्चाई के. हम लोग कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं ये. They form an organic whole. यह एक ऑर्गेनिक होल, मतलब पूरा जैविक जीवन के बारे में बताते हैं. एंड ग्रोज आउट ऑफ द मीन्स एज आर द मीन्स सो आर द एंड्स. अब देखिए, कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे. ठीक है, तो अंत वही होगा जो आप किए थे. आपके पास जैसा होगा वैसा आपको मिलेगा. लोग बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी. गांधी जी यूज्ड टू से. He also said the means may be likened to a seed, the ends to a tree, and there is just the same inviolable connection between the means and the ends as there is a between the seed and the tree. गांधी जी के अनुसार जो मीन्स है वो क्या है? वो आपका एक बीज है, और एंड्स क्या है? एक पेड़ है. आप जैसा बीज लगाते हैं आपको वैसा ही पेड़ मिलता है, और आप उसी को एंजॉय करते हैं. अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके संग गलत होगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा. He argued that the state cannot attain its ideal character as long as the means are tainted with violence. वो कहते हैं कि राज्य तब तक अच्छा नहीं होगा अगर उसके जो मीन्स है, उसके जो लोग हैं, वो हिंसा से अपना काम करे. जहाँ पे लोग हिंसा से काम करते हैं वो एक अच्छा माहौल नहीं होता है. That is why he always laid emphasis on the purity of means to achieve the ends. इसलिए वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग हैं वो ठीक रहें, ताकि जो अंत है, जो समाज बने, वो अच्छा बने. Impure means cannot achieve pure ends. जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं वहाँ पे समाज अच्छा नहीं हो सकता. He said once, I would not accept Swaraj if it comes through bloodshed. मैं स्वराज को नहीं मारूंगा अगर ये स्वराज जो मुझे मिल रहा है वह खून की होली से मिला, मतलब ये इसमें किसी का खून है. अगेन फॉर मी अहिंसा कम्स फ्रॉम स्वराज. अब मेरे लिए अहिंसा जो है, ठीक है, वो स्वराज से आता है. सो क्लोज एंड इनसेपरेबल इज द रिलेशन बिटवीन द टू दैट इफ वन टेक्स केयर ऑफ द मीन द एंड्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. अब देखिए, बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है एंड्स और मीन्स का. इसको ये कभी भी इनको अलग नहीं किया जा सकता. अगर एक इंसान सही बीज बोएगा तो उसको फल अच्छा मिलेगा, वैसे ही अगर एक इंसान अच्छा होगा तो अच्छा समाज मिलेगा. आप मीन्स का ध्यान रखिए, एंड्स आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा. फर्दरमोर द रियलाइजेशन ऑफ द गोल हैज़ टू बी फॉर गांधी जी इन प्रपोर्शन टू दी दैट ऑफ द मीन्स. ठीक है, अब आपका जो उद्देश्य है, जो आपको पाना है, आपका जो लक्ष्य है, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो उसी प्रपोर्शन में होगा जितना आप काम किए हैं. गांधी जी वॉज नो Machiavelli. For Machiavelli, end justifies the means. For Gandhi ji, means justifies the end. अब गांधी जी मैकियावेली की तरह नहीं सोचते थे. मैकियावेली के हिसाब से जो एंड था वो बताता है कि मीन्स कैसा था, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, आपका जो मीन्स है उसके ऊपर आपका एंड्स निर्भर करेगा. और ये है भी. 4.3.4 सोसाइटी एंड सर्वोदया. Gandhism is not only a theory of politics, economy, religion, strategy, but also there is a theory of society.
गांधी जी का जो सिद्धांत है वह सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या स्ट्रैटेजी बनाना, आयोजन करना, चीज़ के बारे में सोचना, इतना तक नहीं था, यह सामाजिक सिद्धांत भी था। Gandhiji's whole social philosophy is a philosophy of equality. Equality not in the sense of absolute equality, but in the sense that as human beings, all are equal. अब देखिए, गांधी जी का जो सामाजिक सोच था, ठीक है, जो सिद्धांत था, वो ये था कि सब एक समान है। अब देखिए, यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि हर एक इंसान बराबर है। A society based on equality, according to Gandhiji, is a society which rejects any and every type of discrimination, either on the basis of caste, creed, class, sex, race or region. गांधी जी के अनुसार एक ऐसा समाज जहां पर सब बराबर हो, वो होना चाहिए। कोई भी समाज को किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो भेदभाव चाहे कुछ भी हो, जाति के, धर्म में, रंग, रूप, आप लड़का है, लड़की है, किस समुदाय से आते हैं, ठीक है, आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। वी आर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स, नॉट एज हिंदूज और मुस्लिम्स। वी आर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स, नॉट एज अपर कास्ट और बीइंग अ दलित। हम लोग का जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है, ना कि हम लोग हिंदू में जन्मे थे, ना मुस्लिम में जन्मे थे। ये तो हम लोग को बाद में मिला। हम लोग इंसान में जन्म लिए, ना तो हम लोग कोई अपर कास्ट में जन्म लिए, ना कोई दलित बने। गांधी जी इज अपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टेंडेंसी एंड ट्रेंड्स। अब देखिए, जितने भी तरह के लोग भेदभाव करते थे, उन सब के खिलाफ थे गांधी जी। फॉर हिम देयर इज ओनली वन कास्ट, वन क्लास, वन रिलीजन, वन रेस एंड दैट इज ह्यूमैनिटी। उनके लिए सिर्फ एक ही जात है, एक ही क्लास है, एक ही धर्म है, एक ही रेस है, और वो है इंसानियत। ही देयरफॉर डिड नॉट एडमिट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए वह किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानते थे। इनफैक्ट ही वॉज मोर फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर, दैट इज फॉर वुमेन एज कंपेयर टू मैन, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द हरिजन्स, द दलित्स। इसलिए वो क्या करते थे, जो लोग समाज में कमज़ोर थे वह उनके भले की काम करते थे, खासकर महिलाओं के लिए। पुरुष से अगर तुलना में करूँ तो समाज के जो कमज़ोर लोग थे, जैसे हरिजन थे, दलित थे, उनके लिए वो सोचते थे, उनके लिए काम करते थे। इट इज़ नॉट दैट ही वॉन्टेड टू डिप्राइव ए एंड गिव इट टू बी, इट इज़ दैट ही वॉन्टेड टू गिव बी मोर एज टू बी इनेबल हिम टू गेट द हाइट्स ऑफ द ए। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक का चीज किसी दूसरे को देते थे, वह यह चाहते थे कि जो दूसरा है उसको इतना मिले कि वह पहले के बराबर आ सके। He advocated equality so as to level people in social, economic and political hierarchy. अब देखिए, वह लोगों में बराबरी की बात करते थे, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में और राजनीतिक रूप में। His concept of equality aimed at bridging the gaps and not distancing them. वह यह चाहते थे, जो उनका उद्देश्य था, जो सिद्धांत था बराबरी का, वह यह था कि लोगों के बीच में दूरियां ना हो, वो लोग एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे के बराबर हों, साथ जिए। Gandhiji's concept of सर्वोदया sums up his view on the kind of the society he used to dream. गांधी जी का जो सर्वोदया का सिद्धांत था, उसमें उनके विचारधारा के बारे में बात की गई है। वो जो सपना देखते थे समाज के लिए, जिस प्रकार का वो समाज का सपना देखते थे। सर्वोदया, as Gandhiji has visualized, is the greatest good of all the members of the society. देखिए, सर्वोदया जो कि गांधी जी सोचते थे, विचार रखते थे कि एक ऐसा समाज बनेगा कि जिसमें जितने भी लोग होंगे वो एक दूसरे की भलाई करेंगे। इट इज़ द वेलफेयर ऑफ ऑल, यह सब के भले के लिए है। इट इज़ द गुड फॉर द इंडिविजुअल टुगेदर विद द गुड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, दैट इज़ द गुड ऑफ ईच विद द गुड ऑफ ऑल। इसमें एक व्यक्ति अच्छा करेगा अपने लिए भी और सबके लिए भी, मतलब अपना भी भला करना है और सबका भला करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड इन सर्वोदया इज नॉट मेयरली मटेरियल, इट इज मॉरल एंड स्पिरिचुअल एज वेल। अब ये जो सर्वोदया का जो सिद्धांत था, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप मटेरियल वास्तु रूप में आप कुछ करें, ये मानसिक रूप में आत्मा से आप लोगों के लिए करें। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़े हैं वो अभी तक क्या क्या सीखे हैं। देखिए, व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस लेसन, you have learnt about three major political theories: liberalism, Marxism and Gandhism. अब ये जो चैप्टर था, इसमें आप तीन प्रमुख
राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़े थे, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और गांधीज्म के बारे में। You know that liberalism is a political philosophy which advocates the autonomy of individual, the constitutional state and the responsive government, rights and liberties of the individual, free press, rule of law, impartial judiciary, decentralization and the like. आप जानते हैं कि लिबरलिज्म में आप क्या पढ़े थे? ये एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें यह कहा जाता था कि लोगों के पास आज़ादी हो, स्वतंत्र विचार हो, उनका एक संवैधानिक राज्य बने, जो सरकार हो वो लोगों के लिए काम करे, ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास अपना अधिकार हो, उसके पास आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो अपनी, जो प्रेस है, जो मीडिया है वो आज़ाद हो, सबके लिए एक कानून बने, जो न्याय है वो सबके लिए बने, डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब किसी एक के पास सत्ता ना हो। You also know that Marxism is a political philosophy of the working class which advocates equality, social justice, absence of all types of exploitation, a planned economy with employment for each and all. आप ये भी जानते हैं कि मार्क्सिज्म में आप क्या पढ़े, ये एक राजनीतिक विचारधारा है, किसके लिए? वर्किंग क्लास के लिए, जो लोग काम करते हैं, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, जो कि कहता है कि सब बराबर हो, समाज में सबके लिए न्याय हो, किसी भी तरह का शोषण ना हो किसी के साथ, एक ऐसा अर्थशास्त्र बने जो कि सुनियोजित हो, प्लान्ड हो, जिसमें सभी को नौकरी मिले, सभी को काम मिले। यू ऑल्सो नो गांधीज्म इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ सत्य एंड अहिंसा, एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी, अ सिंथेसिस फॉर ऑल मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड। आप ये भी पढ़े, ये भी जानते हैं कि गांधीज्म क्या है। ये एक ऐसी राजनीतिक धारणा है जो कि सत्य, सच्चाई, अहिंसा, नॉन वायलेंस के ऊपर है, ठीक है, और जितना भी इंसानियत को समस्याएं हुई इसका ये एक सॉल्यूशन देती है, ठीक है, और जितना भी दुनिया में राजनीतिक विचारधारा है उसको लेकर ये चली और अपना भी विचारधारा यहाँ पर गांधी जी दिए थे। तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, बहुत सारा वीडियोस है पॉलिटिकल साइंस में। फिर साथ साथ आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपका डाउट है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। थैंक यू।